अब सबसे पहले जो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीर है बंगाल की, एक दुखद तस्वीर जो कि दशकों से लगातार बंगाल की सच्चाई बनी हुई। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आए, तस्वीर उसके बाद की बहुत खौफनाक है, जिसके पीछे मेरे पीछे आप ये तस्वीर देख रहे हैं। 24 घंटे पहले की तस्वीर है। खूनी झड़प हो रहे हैं, हंगामा हो रहा है और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे दिखाई पड़ रहे हैं। इस तरफ शायद हो सकता है कि आग की बौखलाहट हो टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में, समर्थकों के बीच में, जिनके ऊपर आरोप हैं शहर में जगह जगह उत्पात मचाने की, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने की। 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत की सूचना है, हालांकि 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं की मृत्यु भी हुई है। तो उधर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप है टीएमसी दफ्तरों में आग लगाने की, तोड़फोड़ करने की। लेकिन कलकत्ता से जो तस्वीरें सामने आई वो एकदम अलग है। बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। चुनावी माहौल में बंगाल और बवाल एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं और ऐसा ही एक बार फिर दिख रहा है। फर्क बस इतना है कि बंगाल में बदले की राजनीति चुनावी नतीजों के बाद भी रुक नहीं रही है। कहीं टीएमसी दफ्तर में आग लगा दी गई, कहीं पार्टी ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ हुई, तो कहीं बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पश्चिम बंगाल की पॉलिटिकल पिक्चर आजकल मारधाड़ और हिंसा आगजनी से भरपूर है। जब से बंगाल में सत्ता बदली है, विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, तब से राज्य में हालात ऐसे ही हैं। मगर अब राजनीतिक रंजिश में बात मर्डर तक पहुंच गई है। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में बीजेपी का विजय जुलूस निकल रहा था, तभी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों गुटों के बीच पहले जमकर बहस हुई और फिर बात मारपीट तक पहुंच गई। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मधु मंडल नाम के बीजेपी कार्यकर्ता को पीट कर अधमरा कर दिया। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मधु मंडल की मौत के बाद बीजेपी खेमे में आक्रोश फैल गया। आरोपियों के घर पर हमला कर दिया गया और सड़क जाम कर दी गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि सेंट्रल फोर्स की तैनाती करनी पड़ी। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस की भरमार है जिसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनावी नतीजों के बाद टीएमसी नेता की पिटाई की। इस वीडियो में भी यही दावा किया जा रहा है कि पिटाई खा रहा शख्स टीएमसी कार्यकर्ता है, जबकि भगवा कुर्ते वाले शख्स के साथ उसे पीट रहे लोग बीजेपी कार्यकर्ता। ऐसा ही एक पिटाई का और वीडियो देखिए, जिसमें एक शख्स को बुरी तरह पीटने के बाद उसे छत से नीचे धकेल दिया जाता है, जिससे वो शख्स पूरा शेड तोड़ते हुए नीचे गिर जाता है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं है, लेकिन इसे बंगाल में राजनीतिक हिंसा से जोड़कर बताया जा रहा है। हालांकि बंगाल में सत्ता बदलने के बाद कई जगह से हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीर कोलकाता की है, जहां टीएमसी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई, जिसका आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा है। ये घटना न्यू मार्केट इलाके में अंजाम दी गई। राजधानी कोलकाता ही नहीं, आसनसोल के पश्चिम वर्धमान में भी टीएमसी दफ्तर में आग भड़क गई। कोर्ट इलाके में बने इस पार्टी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की गई। इस घटना का आरोप भी बीजेपी पर लगा है, हालांकि पुलिस जांच में जुटी है। बंगाल का नॉर्थ 24 परगना हो या फिर साउथ 24 परगना, हर जगह टीएमसी दफ्तर के बाहर बीजेपी समर्थकों की भीड़ अटैकिंग मोड में दिखाई दी। जबकि कल ही सुकांता मजूमदार ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संयम बरतने के निर्देश दिए थे। बीजेपी को बीजेपी बने रहना है, टीएमसी नहीं बनना है। टीएमसी को लोगों ने रिजेक्ट किया, इसलिए टीएमसी जैसा आचरण मत करिए। हम जानते हैं आपके ऊपर लगातार अत्याचार हुआ है, 2018 से अत्याचार हुआ है, लेकिन धड़े धड़िए पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। हम टीएमसी के शूज में अपने पैर नहीं घुसा सकते। रावण रावण रहेगा, हम राम वाले हैं, राम को रावण नहीं बनना। वैसे बंगाल में राजनीतिक लड़ाई को खूनी लड़ाई में तब्दील करने का बरसों पुराना रिकॉर्ड रहा है। 2014 से 2020 तक बीजेपी के 300 कार्यकर्ता बंगाल में मारे गए थे, जबकि 2021 में चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद 37 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की चुनाव रंजिश की वजह से हत्या की गई। और अब आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनने के बाद उसी हिंसा का बदला टीएमसी से लिया जा रहा है।
लेकिन बंगाल के इस राजनीतिक रक्त चरित्र को बदलना नई सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल के बदलापुर की तस्वीरें तो आपने देख ली, मगर सवाल है कि आखिर इसका इलाज क्या है। बंगाल में सरकार बदली तो वहां जितनी चर्चा बदलाव की है उतनी ही चर्चा है बुलडोजर एक्शन की भी। उसकी तस्वीरें दिखाऊंगा मैं आपको। बंगाल के अंदर जहां एक तरफ जश्न में बुलडोजर छाया है, तो अब बंगाल के लोगों की भी बीजेपी सरकार से मांग है कि बंगाल के अंदर यूपी वाला मॉडल लाया जाए। गुंडे घुसपैठियों का यही इलाज है। यहाँ की कला और संस्कृति के साथ, यहाँ के अध्यात्म के साथ, यहाँ की बहन और बेटियों के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, बुलडोजर उसको ठीक ढंग से जवाब दे देगा। जोगी मॉडल चाहिए हमारा यहाँ पर। कौन सा मॉडल चाहिए? जोगी मॉडल चाहिए। जोगी बुलडोजर को भी सुनकर के अभी से टीएमसी के गुंडे अंडरग्राउंड होना प्रारंभ कर दिए हैं। बुलडोजर बाबा चाहिए हम लोगों का। जोगी का बुलडोजर यूपी में चल रहा है, ये वेस्ट बंगाल में चल रहा है। बंगाल में बीजेपी की सरकार क्या आई, हर तरफ एक ही मांग है। बंगाल में योगी मॉडल चाहिए, बुलडोजर वाला हिसाब चाहिए। ये मांग कर रहे हैं बंगाल के लोग, जिन्होंने साफ कर दिया जिस तरह से बुलडोजर के जरिए कानून व्यवस्था की गाड़ी पटरी पर यूपी में लाई गई, ठीक वैसा ही बंगाल में भी होना चाहिए। जहां अवैध का नामो निशान बुलडोजर मिटा दे, बेटी के गुनहगारों का इलाज बुलडोजर करे, दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन हो, माफियाओं को बुलडोजर मिट्टी में मिला दे और घुसपैठियों का खेल बुलडोजर खत्म कर दे। जोगी मॉडल चाहिए हमारा यहाँ पर। कौन सा मॉडल चाहिए? जोगी मॉडल चाहिए। जोगी कौन सा? जोगी का मॉडल चाहिए। बुलडोजर बाबा चाहिए हम लोगों का। क्या बात? बुलडोजर बोल रहा है जो आना चाहिए यार। ये मांग है भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास नादिया के गांव की, जहां पर आरोप है कि वहां गौ माता की तस्करी होती है। खुलेआम जय श्री राम के नारे नहीं लगा पाते, भगवा झंडे नहीं लगा पाते, लेकिन आज जब बीजेपी सरकार आई तो पहली बार वो खुलेआम नारे लगा पा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो मांग लोग कर रहे हैं उसको पूरा करने का वादा भी इलाके के बीजेपी विधायक ने किया, जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब बंगाल में बुलडोजर वाला दौर शुरू हो चुका है। हमारा जो गवर्नमेंट बन चुका है, एक जोगी का गवर्नमेंट हो सकता है वेस्ट बंगाल में। बुलडोजर है ना, और पूरा का पूरा जितना भी रोहिंग्या था, जितना भी घुसपैठे था, जोगी का बुलडोजर यूपी में चल रहा है, ये वेस्ट बंगाल में चल रहा है। जो मांग हो रही है उसका ट्रेलर बीजेपी अपने जश्न में दिखा चुकी है। कहीं नेता बुलडोजर पर जीत का जश्न मना रहे हैं, बाकायदा बुलडोजर पर जुलूस निकाले जा रहे हैं, तो कहीं तो बुलडोजर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चला भी दिया। तस्वीरें कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके की हैं, जहां बीजेपी के जश्न के बीच न सिर्फ बुलडोजर पहुंचा बल्कि बुलडोजर एक्शन भी हुआ। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मीट की दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिया। वहीं टीएमसी आरोप लगा रही है कि बुलडोजर टीएमसी ऑफिस पर चलाया गया। इसे लेकर लगातार टीएमसी हमलावर है। भाजपा के कुछ कार्यकर्ता अति उत्साह लेके यहाँ पे आए और इस तरह से यहाँ पे कुछ दुकानें और तृणमूल कांग्रेस INTTUC उसकी जो श्रमिक शाखा है उसकी ऑफिस को इस तरह से यहाँ पे तोड़ा गया है। अब ये देखने से पता भी नहीं चलता कि कल सुबह तक यहीं पे तृणमूल कांग्रेस INTTU की ऑफिस था। अभी पहले जो JCB का मतलब जो घटना हुई है उसको पहले कंटेन करेंगे, पुलिस का फॉलोअप एक्शन होगा। जो लोग पुलिस अफसर वहाँ थे और जिन्होंने एक्ट नहीं किया है रिपोर्ट जनरेट होगा, जो कार्रवाई होती है की जाएगी। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने भी कहा कि बंगाल में टीएमसी के टेरर माफिया और करप्शन का इलाज बुलडोजर ही कर सकता है।
यहाँ की कला और संस्कृति के साथ, यहाँ के अध्यात्म के साथ, यहाँ की बहन और बेटियों के साथ, यहाँ के नौजवानों के रोजगार के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, बुलडोजर उसको ठीक ढंग से जवाब दे देगा। और अब जिस तरह से बीजेपी के जश्न में बुलडोजर की झलक बार बार दिख रही है, उससे बहस तेज हो गई है। क्या बंगाल में योगी का बुलडोजर मॉडल लागू होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ बंगाल में बुलडोजर मॉडल की मांग है, तो दूसरी तरफ बंगाल में हर जगह सनातन की गूंज है। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, सड़कों से गलियों तक भगवा रंग नजर आ रहा है। यानी कभी ममता का गढ़ रहे बंगाल का पूरी तरीके से भगवाकरण हो चुका। इसका सबूत देती हुई ये तस्वीरें रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। जिस बंगाल में जय श्री राम के नारे लगाने से सनातनी डरते थे, अब वहां की सड़कें श्री राम के जयकारों से गूंज रही हैं। जिस मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी, अब वहां हरे राम हरे कृष्ण का नारा लगाया जा रहा है। जहां कभी भगवा झंडों पर बवाल हुआ करता था, आज वहीं भगवा गर्व बनकर लहरा रहा है। हर चौराहा, हर सड़क, हर ब्रिज सनातन के प्रतीक से सजा नजर आ रहा है। साफ है कि बीजेपी सरकार बनते ही बंगाल का भगवाकरण हो गया है। बंगाल के चुनाव में सबसे ज्यादा बवाल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को लेकर हुआ था। हुमायूं कबीर ने दावा किया था कि बंगाल में बाबरी बनकर रहेगी। बाबरी मस्जिद बनेगा, जरूर बनेगा। लेकिन जहां बाबरी की नींव पड़ी थी, अब वहां जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। हरे राम हरे कृष्ण का जाप हो रहा है। गली गली में सनातनियों की टोली निकल रही है, सत्संग हो रहे हैं, सनातन का झंडा बुलंद हो रहा है। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल में बदलाव की पूरी कहानी बयां कर रही है। जिस प्रदेश में कभी भगवा लहराने पर बवाल हो जाता था, आज वही प्रदेश पूरी तरह भगवा रंग में रंगा नजर आ रहा है। जरा वर्धमान जिले के पांडवेश्वर ओवरब्रिज की तस्वीरें देखिए। जहां तक नजर जाएगी, ओवरब्रिज के दोनों किनारों पर भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। हर बिजली के खंभे पर जय श्री राम लिखे झंडे लहरा रहे हैं। ये सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि ये बंगाल की बदली हुई सियासत का सबूत है। बंगाल में सनातनी झंडे का क्रेज किस कदर बढ़ा है, उसे समझने के लिए ये वीडियो देखिए। ये शख्स भगवा झंडा खरीदने दुकान में पहुंचा, मगर उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। लेकिन इसके सनातनी प्रेम और भगवा भक्ति के आगे दुकानदार भी झुके और इसे फ्री में झंडा दे दिया, जिसके बाद ये शख्स भी भावुक हो गया। जय श्री राम। जय श्री राम। তাহলে বড় নিলে ভালো হইতো না? পয়সা নাই, তুই একটা কাজ কর, এটা রাখ, ওকে একটা বড় দে, একটা বড় দেখে ভালো দেখে বাস দেখে দিয়ে দে ওকে। ওটা পয়সা লাগবে না, পয়সা লাগবে না, না না যেটা দিছিস বাদ বাকিটা ওটা জয়েন দিয়ে দিব। दीदी के जाते ही बंगाल पुलिस की बोली भी बदल गई है। बंगाल में भगवा सरकार के जश्न का माहौल है। चारों तरफ जय श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं और अब बंगाल पुलिस भी भगवा रंग में रंगी नजर आ रही है। ट्रैफिक पुलिस का ये जवान हाथ पे लाउडस्पीकर लेकर खुद जय श्री राम का नारा लगा रहा है। यानी सत्ता बदली तो सिस्टम के सुर भी बदल गए। बंगाल में सनातन का जो सपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा, अब वो साकार हो रहा है। इतिहास में पहली बार पश्चिम बंगाल के बॉर्डर वाले इलाके में ओम लिखे झंडे लगे हैं। नदिया जिले के ये बुजुर्ग इस पल के साझी बनकर भावुक नजर आए। उनके मुताबिक ये दिन देखने के लिए आंखें तरस गई थी। पहली बार ऐसे झंडे पहली बार। इससे पहले कभी नहीं लगे? नहीं। क्यों नहीं लगे भाई? वो नहीं लगा है, जो जैसा आपका तृणमूल है, हाँ। वैसी भी कम्युनिस्ट था। हरे झंडे लगते हाँ। हैं? कौन से झंडे लगते? वो काचते हाथुड़ी था। क्यों भैया, इसकी जगह हरे लगते थे क्या? हाँ ये है।
भारी लगते हैं उसका। वो लोग मुस्लिम वाला चीज सब लगाता था इधर। जाहिर है अंग से बंग तक भगवा लहरा रहा है, सनातनी झंडा बुलंद हो रहा है और हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। बंगाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक रिपोर्ट मैं आपको गाजियाबाद की दिखाता हूं, जहां आपको याद होगा कि 3 दिन पहले एक हिंदू महिला की आप बीती आपको जी न्यूज ने सुनाई थी, जिसने धर्मांतरण के गंभीर आरोप लगाए थे। उसने बताया कि झूठ बोलकर उसका निकाह कराया गया, जिसने बताया था कि धोखे थे उसका धर्म बदलवाया गया, 3 बार निकाह जिसका 2 बार हलाला लिया गया। 16 लोगों के खिलाफ कैसे पुलिस ने केस दर्ज किया, क्या क्या हुआ इस पूरे घटनाक्रम में, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 2 साल से मैं अपने मुकदमे के लिए इधर उधर भटक रही थी। जी न्यूज़ के पत्रकार मेरे पास आते हैं और मेरी आपबीती सुनते हैं। मेरा आज मुकदमा लिख गया है और 14 साल से लफ्ज़ात के ऐसे एक मामले में मैं फंसी हुई थी। जी न्यूज़ जो दिखाता है उसका असर क्या होता है और कैसे होता है, इसकी जीती जागती मिसाल है ये महिला। वो महिला जिसके आरोप थे कि वो कट्टरपंथियों के धर्मांतरण रैकेट में फंसी थी। नाम बदलकर उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया गया था। उसने आरोप लगाए थे उसे बेचा गया, 3 शादी 2 हलाला किया गया। इस महिला की गुहार लंबे समय तक सुनी नहीं जा रही थी, न ही इस पर कोई एक्शन हो रहा था। जी न्यूज़ पर खबर दिखाई गई तो तुरंत एक्शन हुआ और इसमें 16 आरोपियों के ऊपर अब केस दर्ज किया गया है। 2 साल से मैं अपने मुकदमे के लिए इधर उधर भटक रही थी, पर कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। अंततः जी न्यूज़ के पत्रकार मेरे पास आते हैं और मेरी आपबीती सुनते हैं और उसके बाद मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरा आज मुकदमा लिख गया है और जो मेरे आरोपी हैं उनको उम्मीद करती हूँ मैं सरकार से भी कि उन्हें सज़ा दी जाएगी और मैं उनका बहुत शुक्रिया करती हूँ। कलीम सिद्दीकी, नवीन उर्फ नावेद, खालिद हुसैन, कलीम सिद्दीकी की पत्नी, कलीम सिद्दीकी की बहू फखरुद्दीन मलिक, ये वो नाम हैं जिन पर एक महिला की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगा है और अब पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सारे एंगल से इसकी जांच होगी और जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई बनती है वो उस पर की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल महिला का आरोप है साल 2012 में हिंदू लड़की से नवीन ने दोस्ती की। नवीन ने लड़की को इंदौर से दिल्ली बुलाया। बाद में पता चला कि नवीन का नाम नावेद है। अब्दुल रहमान के साथ पहला निकाह कराया गया, फिर उसका जयपुर में हलाला कराया जाता है। उसकी दूसरी शादी 2015 में मुदस्सिर पठान से कराई गई। अब दिखाते हैं आपको जी न्यूज़ की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, जो रिपोर्ट जुड़ी है किसानों से। एक किसान के लिए खाद की एक बोरी सोने से कम नहीं होती। उस खाद को खरीदने के लिए किसान को कई दिनों का इंतजार करना पड़ता है। उस किसान को उस खाद को खरीदने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि खाद की असली कीमत ज्यादा है, लेकिन सरकार उस पर सब्सिडी देती है। उसकी कीमत करीब करीब 1 दहाई कम कर देती है। किसानों की इसी सस्ते यूरिया पर नजर पड़ी है प्लाईवुड बनाने वाली नामचीन कंपनीज की। वो कंपनियां किसानों की सस्ती खाद कैसे चोरी करती हैं और सरकार को कैसे हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचाती हैं, ये इस रिपोर्ट में उसका खुलासा हम करने जा रहे हैं। रात के सन्नाटे में सड़क पर खड़ी ये मिनी ट्रक, इस मिनी ट्रक में रखी ये पीली बोरियां देश के किसानों के लिए बड़ी उम्मीद है, लेकिन इस उम्मीद पर डाका डाल रही हैं देश की नामी प्लाईवुड कंपनीज। दरअसल इन बोरियों में है देश के किसानों की उम्मीदें, किसानों की मेहनत का आधार, जिसके चलते हमारे आपके घर तक अनाज पहुंचता है। इन बोरियों में बंद है यूरिया खाद, जो पहुंचनी तो चाहिए थी किसानों के खेतों तक, लेकिन पहुंच रही हैं प्लाईवुड फैक्ट्रीज में। आखिर किसान के काम आने वाली खाद का प्लाईवुड फैक्ट्रीज में क्या काम?
दरअसल MDF और बोर्ड बनाने में यूरिया का इस्तेमाल होता है और प्लाईवुड बनाने वाली कंपनियां यूरिया का धड़ल्ले से इस्तेमाल करती हैं और किसानों को मिलने वाली सस्ती यूरिया को चोरी कर प्लाईवुड कंपनीज अपना मुनाफा बढ़ा रही हैं। भारत सरकार हर साल करीब 2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है ताकि किसानों को बेहद कम कीमत पर खाद मिल सके। एक बोरी यूरिया की असली कीमत लगभग 3,800 रुपए होती है और सब्सिडी के कारण किसान को मिलती है सिर्फ 266 रुपए में। सब्सिडी वाली यूरिया की कीमत करीब 6 रुपए प्रति केजी है, जबकि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली टेक्निकल ग्रेड यानी कमर्शियल यूरिया 80 रुपए पर केजी तक जाती है और इसी भारी अंतर के कारण चोरों की नजर किसानों वाले यूरिया पर होती है। कमर्शियल यूरिया हमेशा सफेद पैकेट में बेचा जाता है, जबकि किसानों का यूरिया पीले पैकेट में बेचा जाता है। यूरिया चोरी की जड़ तक पहुंचने के लिए जी मीडिया स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सदस्य ने पहचान छिपाई और खरीदार बनकर बाजार में उतरे। हमारा पहला ठिकाना था हरियाणा का यमुनानगर जिला, जिसे देश का प्लाईवुड हब कहा जाता है। यहीं से लूट की परतें खुलनी शुरू हुई। ग्लू बनाने वाली एक फैक्ट्री में बातचीत के दौरान एक लाइन ने सब कुछ साफ कर दिया। के जो खाद के जो इस तरह के माफिया है ना, इनकी अपनी सेटिंग होती है या आपके ऊपर नहीं दिक्कत आएगी? यहाँ काम क्यों चलते हैं, यहाँ सेटिंग होती है, हर चीज़ की सेटिंग होती है, जिसकी नहीं होती उसकी नहीं होती। जांच में सामने आया कि यूरिया की लूट के लिए एक सप्लाई चेन बन चुकी है, जिसमें डीलर, दलाल, ट्रांसपोर्टर, यूरिया फैक्ट्री, प्लाईवुड फैक्ट्रीज शामिल हैं। जी मीडिया के खुफिया कैमरे में वो सब कुछ रिकॉर्ड है कि कैसे दलाल और प्रशासन की मिलीभगत से ये पूरा खेल हो रहा है। ये सिर्फ चोरी नहीं, एक संगठित नेटवर्क है और देश के कई राज्यों में ऐसा हो रहा है। यूरिया चोरी से सरकार को हर साल करीब 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। किसानों को मिलने वाली सब्सिडी प्लाईवुड कंपनीज चुरा रही हैं। सरकार को मिलने वाली GST का नुकसान हो रहा है। छापा होता तो नहीं मारेगा, वो टेंशन इसके अभी साथ लेके आएगा। कई बार दिल्ली से टीम आ गई या चंडीगढ़ से आ गई, ऐसा होता है। कई बार जैसे कोई टीम आ गई तो पहले ही पीछे जब नजर आएंगे उनको वही जो सामान है उनका वो यही लोग दे देते हैं, आपको पता भी लगेगा। अभी तक आपने जो देखा और समझा वो तो सिर्फ एक झांकी है। जी मीडिया के खुफिया कैमरे में अभी और खुलासे दर्ज हैं। यूरिया चोरी के पूरे नेक्सस और उसमें शामिल कंपनीज को भी बेनकाब करेंगे। इंतजार कीजिए जी मीडिया के ऑपरेशन 20,000 करोड़ की अगली कड़ी का। परिवेश वात्सायन, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, जी मीडिया। अब मैं आपको पंजाब की एक तस्वीर दिखाता हूं, जहां पाकिस्तान अपनी आतंकी साजिशों को अंजाम देने की कोशिशों में। दरअसल मंगलवार की रात पंजाब में 3 घंटे के अंदर 2 धमाके होते हैं। दोनों धमाके देश की सुरक्षा में तैनात BSF और आर्मी एरिया में किए गए और जांच की शुरुआत में खुलासा यह कि इन धमाकों के पीछे ISI और दूसरे देशों में बैठे पाकिस्तान के आतंकियों का हाथ है। पंजाब को दहलाने की नापाक साजिश, बॉर्डर के पास ब्लास्ट, ISI का टेरर मॉड्यूल, अमृतसर से जालंधर तक मुनीर फोर्स के कितने किरदार। इंटरनेशनल बेइज्जती से बौखलाया पाकिस्तान अब भी अपनी आतंकी साजिशों से बाज नहीं आया, जिसकी गवाही दे रही हैं ये 2 तस्वीरें। मंगलवार रात को 3 घंटे के अंतराल में जालंधर और अमृतसर में BSF और आर्मी इलाकों के बाहर जोरदार धमाके हुए और शुरुआती जांच में धमाकों के तार बॉर्डर पार से जुड़ते नजर आ रहे हैं। अमृतसर और जालंधर में हुए बम धमाकों के बाद अब इसकी जांच NIA को सौंप दी गई है। शुरुआती जांच में जो चीज़ सामने आई है उससे पता चल रहा है कि इसके पीछे खालिस्तानी और साथ ही साथ ISI का हाथ है। लेकिन बड़ा सवाल अब ये पैदा होता है, क्या इस नेटवर्क के पीछे कोई लोकल नेटवर्क काम कर रहा था या इसके पीछे कोई बड़ी आतंकवादी ग्रुप काम कर रहा है और इस घटना के पीछे कोई बड़ा संगठन वर्क करता है। पंजाब में सबसे पहला धमाका जालंधर में BSF पंजाब फ्रंटियर हेडक्वार्टर के बाहर हुआ। BSF एरिया में स्कूटी में जोरदार धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना बड़ा था कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और वो आग के लपटों में घिर गए। धमाके का असर इतना ज्यादा था कि आसपास का हिस्सा भी प्रभावित हुआ और स्कूटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। अभी जालंधर में हुए धमाके की जांच पुलिस कर ही रही थी कि 3 घंटे बाद अमृतसर में भी धमाका होता है। पुलिस के मुताबिक किसी शख्स ने बाहर से विस्फोटक कैंट की बाउंड्री वॉल की ओर फेंका, जिसके बाद ये धमाका हुआ। फॉरेंसिक जांच में बाउंड्री वॉल पर लोहे के टिन जैसा कुछ फंसा हुआ भी मिला है।
स्थानीय लोग हैं, आप देख सकते हैं ये घर हैं लोगों के। हालांकि पुलिस ने इनको भी मना किया है कि कोई भी मीडिया के आगे ना आए, कोई भी मीडिया के आगे आके कोई बयान ना दे, इसलिए लोग भी कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं। और ये तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद हम कह सकते हैं कि एक सुनसान ये रोड पर दिखाई दे रहा है। और 15 अगस्त को यही रोड, यहाँ 26 जनवरी को यही रोड जो होता है काफ़ी बिजी रोड होता है। और आप देख सकते हैं कि कैसे जो टीन लगाई थी ग्रीन कलर की सारी फट चुकी हैं। एक बार मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि वो जूम करके वो तस्वीरें जी मीडिया पर जरूर। आर्मी और बीएसएफ एरिया में हुए धमाकों के बाद पुलिस से लेकर सुरक्षा एजेंसीज भी अलर्ट हो चुकी है और दोनों धमाकों की जांच भी शुरू कर दी गई। पंजाब पुलिस के साथ सेना भी जांच में जुट गई है। एनआईए की टीम भी मौके पर मौजूद है, जिसके बाद पुलिस ने इन पूरे धमाकों की साजिश बताया और इसके पीछे आईएसआई का हाथ बताया। Part of Pakistan's ISI's designs to cause disruptions in Punjab ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ देश के बिहाफ ते अगेंस्ट पाकिस्तान। यानी पंजाब में माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है और इस साजिश के सूत्रधार पाकिस्तान में बैठे हैं। पंजाब दे विच कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ये हैंडफुल ऑफ एलिमेंट्स ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਦੇ ਬਿਹਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ एलिमेंट ਨੂੰ। गीदड़ भभकियां तो नहीं डरते। कश्मीर से लेकर पंजाब तक मुनीर एंड कंपनी की जहरीली साजिशें एक बार फिर सर उठाने लगी हैं। बॉर्डर पर सीधी लड़ाई में मुनीर फौज मुंह की खा चुकी है। यही वजह है कि अब वो दूसरे देशों में बैठे हिंदुस्तान के गद्दारों को अपना मोहरा बना रहा है और भारत का माहौल बिगाड़ने की साजिशों में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से साजिशें हैं हिंदुस्तान में दहशत फैलाने की, तो दूसरी तरफ मुट्ठी भर डॉलर के लिए मुनीर शराब डीलर बन चुका है। शहबाज शरीफ के पीएम बनने के बाद आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया गया। उसके बाद पाकिस्तान का हाल ऐसा कि मुस्लिम मुल्क होते हुए पाकिस्तान शराब बेचने को, शराब बनाने को तैयार है। सवाल वही है कि पहले कर्ज का बोझ, उसके बाद जनता में आक्रोश। क्या इन सबको शराब बेचकर पाकिस्तान कंट्रोल कर पाएगा? क्या पाकिस्तान की आवाम और क्या पाकिस्तान के हुक्मरान सबको सब कुछ पता है, लेकिन करना वही है जो बुरा है। जो पाकिस्तान खुद को रियासत मदीना कहता है, उस पाकिस्तान में न केवल मैखाने सजाने की तैयारी है, पाकिस्तान अपने 50 साल पुराने इतिहास को दोबारा कब्र से निकालकर जिंदा करने की तैयारी में है। दरअसल शहबाज शरीफ की सरकार ने पिछले साल शराब एक्सपोर्ट्स की मंजूरी दी थी और अब पाकिस्तान को शराब के विदेशी खरीदार भी मिल गए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में शराब बनाने वाली इकलौती कंपनी मरी ब्रूअरी है। मरी ब्रूअरी ने अप्रैल 2026 में 6 देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इसमें ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल और थाईलैंड जैसे देश हैं। इन देशों को पाकिस्तान अल्कोहलिक ड्रिंक्स बेचेगा। पाकिस्तान उन सभी देशों से बातचीत कर रहा है जो OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के सदस्य नहीं है। यानी जिस शराब को पाकिस्तान में इस्लामिक मुल्क होने का हवाला देकर 50 साल पहले बैन कर दिया गया था, वहाँ अब शराब बन भी रही है, बिक भी रही है और आवाम तक पहुँच भी रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की इकलौती ब्रेवरेज कंपनी मरी ब्रूअरी अंग्रेजों के शासक के दौरान बनी थी। पहले अंग्रेजों के लिए शराब बनाती थी, बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान में शराब बिकती रही। लेकिन अप्रैल 1970 में पाकिस्तान के तत्कालीन PM जुल्फिकार अली भुट्टो ने देश में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी थी। जुलाई 1977 में तानाशाह जिया उल हक ने तख्ता पलट किया और सत्ता में आने के बाद इस कानून को और सख्त कर दिया और इसे इस्लामी कानून से जोड़ दिया। इसमें साफ कहा गया है कि मुसलमानों के लिए शराब बेचना और पीना गैर कानूनी है और इसके लिए कड़ी सजा होगी। यहाँ आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि क्या पाकिस्तान में शराब बिकती नहीं, क्या पाकिस्तानी शराब नहीं पीते? तो जवाब है हाँ, खूब बिकती है और लोग छक्कर कर पीते हैं। लेकिन कैसे? इसमें भी पाकिस्तानी बड़े उस्ताद हैं। 50 साल पहले शराब बैन कानून में गैर मुस्लिमों को छूट दी गई थी। इसके तहत गैर मुस्लिमों को शराब बेचने का लाइसेंस दिया जाता था। पाकिस्तान में गैर हिंदुओं के 20 से ज्यादा लाइसेंस वाली दुकानें हैं। पिछले दिनों एक रिपोर्ट में दावा भी किया गया था कि लाइसेंस दिखावे के लिए हैं। कई दबंग मुस्लिम और कारोबारी गैर मुस्लिमों के नाम पर लाइसेंस लेते हैं। फर्जी लाइसेंस वाली दुकानों में मुस्लिम खुद शराब बेचते हैं। यानी पाकिस्तान में गिनती की दुकानों के होने के बावजूद शराब का कारोबार बहुत बड़ा है। कहने को पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद से लेकर खैबर तक 20 ही दुकानें हैं, लेकिन सप्लाई पूरे मुल्क में होती है। लेकिन अब पाकिस्तान इस सप्लाई को इंटरनेशनल लेवल तक लाने को मजबूर हो गया है, क्योंकि मुल्क में कंगाली की मार है। शहबाज और मुनीर के कटोरे में कोई भीख नहीं दे रहा, इसलिए अब इकोनॉमी को संभालने के लिए शराब ही आखिरी सहारा बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक खबर मिडिल ईस्ट से।
हॉर्मूज पर ईरान और अमेरिका में कोई भी झुकने को भले तैयार ना हो, लेकिन सच्चाई यह भी कि मिडिल ईस्ट वॉर ने दोनों देशों की कमर तोड़ दी। यही वजह कि अब दोनों देश सीज फायर से एक कदम और आगे बढ़ते हुए जंग को रोकने के लिए एक समझौता तैयार कर रहे हैं। जानकारी अभी तक की यह है कि दोनों देशों के बीच एक 14 पॉइंटर्स वाला समझौता यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार हो चुका है। इस समझौते के तहत सबसे पहले दोनों देश युद्ध खत्म करने की घोषणा करेंगे। इसके बाद तैयार समझौते पर अमेरिका और ईरान के बीच 30 दिनों तक डिटेल्ड डिस्कशन होगा। जानकारी तो यह भी कि बातचीत में हॉर्मूज, परमाणु कार्यक्रम, अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील जैसे अहम मुद्दे शामिल रहेंगे और दोनों देशों के बीच पीस डील के लिए इस्लामाबाद या फिर जेनेवा जैसे शहरों पर विचार किया जा रहा है। इस ड्राफ्ट के अनुसार ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ वक्त के लिए रोक सकता है और इसके बदले में अमेरिका धीरे धीरे अपने रिस्ट्रिक्शंस को, प्रतिबंधों को कम करेगा और ईरान के जब्त किए हुए अरबों डॉलर जारी कर सकता है। साथ ही हॉर्मूज में दोनों तरफ से लगाई गई पाबंदियों में ढील दी जाएगी। हालांकि अभी यह समझौता फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद दुनिया को यह उम्मीद है कि आने वाले 48 घंटों में यह जंग, ये टकराव, ये वॉर खत्म हो सकती है।